हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज फिर से आप लोगों के लिए डीएलएड में जो सामान्य ज्ञान पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, यानी जिसको जीके बोलते हैं, वो प्रश्न आज आप लोगों के लिए फिर से लाए हैं। तो चलिए आज फिर से बताने वाले हैं, तो देर नहीं करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आज का, वो प्रश्न है आपका कि मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होता है। यानी कि मतदान करने की, जो हम लोग जो वोट देते हैं, वो वोट देने की अधिकार जो है वो कितने वर्ष वाले को है, यानी उसका उम्र क्या है, यानी उम्र कितना है। तो मतदान करने की जो उम्र है कम से कम 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, तभी आप मतदान कर सकते हैं। देखिए, ये जो 18 वर्ष मतदान करने की आयु है, पहले तो 21 वर्ष था। कितना वर्ष था? पहले मतदान करने की आयु 21 वर्ष थी। तो अब ये 21 वर्ष थी, तो ये 18 वर्ष कैसे हो गया? तो देखिए यहाँ पे 61वां, यानी कि 61वें संविधान संशोधन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1988 में। कब आया था? 1988 में। इसके अनुसार मतदान करने वाले की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, कितना वर्ष? 18 वर्ष कर दी गई। तब से जाकर के हम लोग, यानी 1988 से हम लोग 18 वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं, ये अधिकार मिला। तो पहले 21 वर्ष वाले को ही मत देने का अधिकार था, अब मतदान करने की आयु कितनी हो गई है? 18 वर्ष हो गई है। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा हुई थी 18 वर्ष? तो 61वें संविधान संशोधन 1988 में आई थी, उसके अनुसार। चलिए, आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, रौलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? यानी कि जो रौलेट एक्ट था, जिसको हम काला कानून बोलते थे, यह तो बिना वकील या बिना दलील का कानून, इसको क्या क्या बोलते हैं आप यहाँ पे लिख देते हैं, काला कानून। अब काला कानून क्यों कहा जाता था? इस कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना कसूरी के पकड़ लिया जाता था और उनके ऊपर ना कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी और ना और कुछ। इसीलिए इसको बोलते हैं बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है, ये तो काला कानून भी कहा जाता है। तो यह पारित हुआ था सिडनी रॉकेट के समय। सिडनी, देखिए लिख देते हैं आपके लिए, सिडनी रॉकेट के शासनकाल में दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में पारित हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 1919 में सिडनी रॉकेट के शासनकाल में दिल्ली में यह काला कानून पारित हुआ था, यानी कि रौलेट एक्ट। तो यह भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं बताना है। तो भारत में कहता है कि भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है क्या? बिल्कुल है, दूसरा बड़ा उत्पादक देश है, ये सही है। उसके बाद है कि भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी भारत दुनिया में कहता है कि विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यानी देश है क्या? नहीं, ये सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक देश नहीं होगा, शायद ये 2 या 3 नंबर पे होगा। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी नंबर कहता है, ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सी नंबर, कि फलों सब्जियों और मसालों के उत्पादन को बागवानी कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश भारत में, यानी कहता हूँ उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी जो उत्तर प्रदेश है वो भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है क्या? बिल्कुल है, ये भी सही है। तो गलत इसमें से कौन सा था? तो गलत इधर था, यहाँ पे कि सब्जी वाला गलत था। ये बी नंबर क्या है? गलत है। भारत विश्व में सब्जी के उत्पादन में सबसे आगे नहीं है, सबसे बड़ा राज्य नहीं है, ये गलत है। चलिए इसके बारे में और भी कुछ थोड़ा बहुत देख लेते हैं, जो भी रहे देख लीजिए। इसका आंसर तो हो गया कंप्लीट, यही आंसर था। सब्जियों का उत्पादन में जो भारत है वो दूसरा स्थान है। कौन सा है? अभी बताए थे ना, दूसरा ही होगा। तो सब्जी का उत्पादन करने में भारत जो है वो दूसरा स्थान पे है। कौन सा स्थान पे है?
दूसरा स्थान, तो याद रख लीजिएगा कि दूसरा स्थान पे है। प्रथम स्थान पे चीन है। कौन है? प्रथम स्थान पे सब्जी उत्पादन करने में चाइना है, यानी चीन, ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? यानी भारत का जो स्थलीय सीमा है, स्थल यानी भूमि जो है, वो कितने देशों को छूती है? तो वो कुल मिलाकर के 7 देशों को छूती हैं। कितने देशों को? 7 देशों को छूती हैं। भारत का जो स्थलीय सीमा है 7 देशों को टच करता है। अब 7 देशों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्या कि कौन सा देश पूछ देगा इनमें से कौन सा स्थलीय देश भारत का नहीं है। तो पहला हो गया पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान, ये पाकिस्तान स्थलीय सीमा से मतलब टच करता है। अफ़गानिस्तान हो गया सेकेंड नंबर पे, अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान भी हो गया जो कि टच करता है भारत से। उसके बाद तीसरा नंबर पे है चीन। कौन है? चीन। चौथा नंबर पे कौन है? चीन के बाद नेपाल, जो कि बिहार के बगल में है, नेपाल। चलिए नेक्स्ट देखिए, 4 हो गया था, 5 है। 5वां नंबर पे है भूटान। कौन सा देश है? भूटान भी है। उसके बाद है 6ठा नंबर पे है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश है। लास्ट है 7वां नंबर पे है म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार। कैसे होता है? अदमो योम आका अनुस्वार मोमाका रोमार, म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार। ये सब स्थलीय सीमा है जो कि भारत से टच करता है। कितना है? 7 है। कितना? 7 है। सभी का नाम बता दिए, आप इसका नोट बुक बना करके लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का आता है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? यानी कि विश्व की, यानी पूरे विश्व में से कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%, कितना? 17.5% भाग भारत में निवास करती हैं। कहाँ पे? भारत में। जबकि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। इतना प्रतिशत यानी कि 17.5% भारत में जनसंख्या निवास करती हैं पूरे विश्व में से। अब पूरे विश्व में, यानी पूरे विश्व में से क्षेत्रफल की दृष्टि में पूरे विश्व में से क्षेत्रफल का आकार, यानी कि किसका? क्षेत्रफल का आकार जो है भारत का, जो है वो भारत का, वो देखिए कितना है, वो है 2.42%। यानी कि 2.42% आकार है भारत का पूरे विश्व में से। इतना में से पूरे विश्व में से कितना प्रतिशत जनसंख्या यहाँ निवास करती है भारत में? तो 17.5%, यानी कि 17.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 का आता है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। ऑप्शन बी क्या होगा? सही हो जाएगा। और ये किस भाग में, ये नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 में। किस में है? भाग 4 के, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व पूछा है तो 4 के क में है। किस में है? 4 के क में। और अनुच्छेद कहाँ से हो जाएगा आपका? भाग 4 के क में नहीं है, भाग 4 में है। अनुच्छेद इसका याद रखिए, अनुच्छेद इसका जो हो जाएगा आपका नीति निर्देशक तत्व का, वो हो जाएगा 36 से 51। कहाँ तक? 36 से 51 तक अनुच्छेद है इसका, भाग 4 में है। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। अच्छा, वर्तमान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी संख्या कितनी है? नीति निर्देशक तत्व की संख्या 11 है। कितनी है? 11। चलिए, नहीं, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। ये नीति निर्देशक तत्व का संख्या नहीं होता है, ये मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य की संख्या पूछेगा तो 11, और मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। ठीक, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो ये भाग 3 में। किस में? भाग 3 में। उसके बाद मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो भाग 4 के क में। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कहता है कि लोकतंत्र में कल्याणकारी राज की संकल्पना संविधान के किस भाग में ली गई है?
यानी लोकतंत्र में कल्याणकारी राज, जो भी कल्याणकारी राज है उसकी संकल्पना ली जाती है। संविधान के किस भाग में ऐसा कहा गया है कि किस भाग से ली गई है? तो भाग 4 में ली गई है। किसमें? भाग 4 में लोकतंत्र में कल्याणकारी राज की संकल्पना ली गई है। तो कल्याणकारी राज की संकल्पना किस भाग में ली गई है? तो संविधान के भाग 4 में ली गई है। कहता है कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज की संकल्पना का समावेश राज्य की नीति निर्देशक उद्देश्य सामाजिक नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। यानी कि कल्याणकारी राज की जो संकल्पना है नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। किसमें किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों में। किसमें? तत्वों में किया गया है। किसमें? नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। पूछेगा कि कल्याणकारी राज की संकल्पना किसमें की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था? तो सासाराम नगर जो था इसका विकास किस काल में हुआ था? तो आप आंसर बता सकते हैं, अभी टाइम दिया आपको। तो इसका जो निर्माण हुआ था अब बता देते हैं, मध्ययुगीन काल में। किसमें? मध्ययुगीन काल में सासाराम नगर का विकास हुआ था। चलिए इसका भी आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना यानी तेल का कारखाना तो असम के डिगबोई में। कहाँ पे? ये असम में पड़ता है। असम के डिगबोई में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। चलिए ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में यानी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? बताइए, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो इसका सेनापति था कॉर्नवालिस। कौन था? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस जो था अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का क्या था? सेनापति था। जबकि अमेरिका का सेनापति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। यानी कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति था कॉर्नवालिस। कौन था? कॉर्नवालिस। जबकि अमेरिका के सेनापति किसके? अमेरिका के सेनापति कौन थे? तब थे अमेरिका जो पहले राष्ट्रपति थे। अब अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। पहले क्लास में आपको बताए थे। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। वो क्या थे? सेना थे। क्या थे? सेना थे। इसके आगे भी आप देख सकते हैं अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी। यहाँ भी आप समझ सकते हैं। जैसे कि थोड़ा सा इससे एक्स्ट्रा कुछ जान लीजिए। जैसे कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम है इसका तत्कालीन कारण क्या था? तात्कालिक कारक क्या था? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की तात्कालिक कारक क्या था? तो इसका तात्कालिक कारक था बोस्टन की चाय पार्टी। क्या थी? बोस्टन की चाय पार्टी। यानी कि बोस्टन की चाय पार्टी का ये तत्कालीन कारण था इसका। जो कि ये पार्टी जो हुई थी बोस्टन की चाय पार्टी ये कब हुई थी? इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पे ये हुई थी 16 दिसंबर यानी 16 दिसंबर 1973 को। कब? 1973 यानी कि 16 दिसंबर 1973 को बोस्टन की चाय पार्टी हुई थी। याद रखिएगा। ये इसका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण था। क्या था? तात्कालिक कारक। चलिए ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। 11 नंबर अब प्रश्न आएगा, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? कहता है कि पृथ्वी की सतह का यानी पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो 3/3 हिस्सा क्या है? पानी से ढका हुआ है। और 1/3 हिस्सा पे क्या है? भूभाग है। तो पानी से ढका हुआ हिस्सा कितना है? 3/4। कितना? हाँ 3/4 या 3/3 बोलिए। 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। आप जिसमें से अब इसमें से देख सकते हैं कि इसमें से कुछ जान लीजिए। इसमें से 97.5
97.5%, कितना 97.5% जल जो है वो महासागरों में, कहाँ पे है, महासागरों में, महासागरों में आप पढ़ सकते हैं, इसको आगे लिख लीजिएगा, महासागरों में, जो कि खारा है, क्या है, खारा है, खारा का मतलब चंचल है। उसके बाद 2.5%, 2.5% भाग जो है वो मीठा है, क्या है, वो मीठा पानी है, क्या है, मीठा पानी है, कहाँ पे, महासागर में। यानी खारा जल कितना है 97.5% और मीठा जल कितना है 2.5%। आपको समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत पानी से ढका हुआ है, तो 3/4, कितना, 3/4, जिसमें से कि 97.5% महासागरों में जो कि खारा जल है और 2.5% जो जल है वो मीठा है, क्या है, मीठा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। अब 12 नंबर प्रश्न करता है, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। देखिए, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है वो राजस्थान से, कहाँ से, राजस्थान से हुई थी। कब हुई थी, 2005 में। कब, 2005 में सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। पर ये 2005 में लागू हो गया था ये अधिकार आंदोलन, पर शुरू आपसे पूछा है कि शुरू कब हुई थी, यानी सूचना के अधिकार आंदोलन लागू कब हुई थी, तब 2005 में, कहाँ से, राजस्थान से। पर शुरू जो हुई थी 1990, कब, 1990 में। तो आपसे शुरू पूछा है तो 1990 आंसर मारिएगा कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 1990 में, कहाँ से, राजस्थान से। लागू कब हुई सूचना का अधिकार आंदोलन, तब 2005 में। ठीक, इस आंदोलन का नेतृत्व जो था मजदूर किसान संगठन ने किया था, यानी मजदूर लोगों ने किया था, मजदूर शक्ति संगठन ने किया था, जिसका नाम जो था अरुणा राय इस नाम था, वही इनके खिलाफ गए थे पहले। चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न कहता है, 13 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्र संघ की अस्थाई मुख्यालय कहाँ है, यानी कि राष्ट्र संघ की अस्थाई मुख्यालय, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ पूछा है तो इसका अस्थाई मुख्यालय कहाँ है। तो बताइए, इसका अस्थाई मुख्यालय जो होगा संयुक्त राष्ट्र संघ का, इसका मुख्यालय है जेनेवा, कहाँ पे है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। राष्ट्र संघ का अस्थाई मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं पूछा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का पूछता तो यूएनओ हो जाता मुख्यालय, यानी कि न्यूयॉर्क होता। तो ये संयुक्त राष्ट्र नहीं पूछा है, राष्ट्र संघ पूछा है। राष्ट्र संघ का मुख्यालय जेनेवा है, कहाँ पे, जेनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में है। तो याद रखिएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी, राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध का हुआ था 1914 में, इसके बाद हुआ था, के बाद, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की क्या हुई, स्थापना हुई। विल्सन के प्रयास से 1920 में हुई थी। कब हुई थी, मूल रूप से इसका जो आंसर है 1920 में। किसके प्रयास से, विल्सन, ये आदमी का नाम है, याद रख लीजिएगा, विल्सन नाम है। क्या नाम है, विल्सन, विल्सन ऐसे होता है, विल्सन। तो विल्सन के प्रयास से 1920 ईस्वी में, कब, 1920 ईस्वी में राष्ट्र संघ की क्या हुई, गठन हुआ, यानी स्थापना हुआ। कहाँ पे, स्थापना हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ पे, जेनेवा, जेनेवा के स्विट्जरलैंड में। तो कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। ठीक, अगर जो पूछेगा किसके बाद, यानी किस घटना के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद, यानी प्रथम विश्व घटना के बाद। कब हुई, तब बाद में, तब 6 साल बाद 1920 में, क्योंकि 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, तो 2 साल बाद क्या हो गया, इसका स्थापना हो गया, विल्सन ने किया था। चलिए ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है, कहता है कि एक प्रतिनिधि भिन्न है। जैसे मान लो कि कोई भी भिन्न, जैसे मान लेते 1/5 हो गया, 1/10 हो गया, 1/2 हो गया। अब जो भी भिन्न रहता है तो ऊपर में एक ही आता है, क्या रहता है, ऊपर में एक रहता है। तो इसका आंसर 1 होगा। क्या होगा, अंश हमेशा क्या होता है, 1 रहता है, यानी कि ये अंश होता है। ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है, जो भी होता है नीचे वाला। तो आप याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 15 नंबर, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। यानी लोकतंत्र की जो उपलब्धि है उसमें सबसे अधिक सहायक, तो सबसे अधिक सहायक होगा क्या, विकास करना। अगर लोकतंत्र में विकास कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, बार बार सरकार बनेगा, विकास नहीं कीजिएगा तो सरकार गिरेगा। तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में, यानी लोकतंत्र की बात करें तो वहाँ पे विकास को ही देखा जाता है, किसको, विकास को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखिए इसका आंसर क्या होगा। एक जनता एक साम्राज्य एक नेता का नारा दिया था हिटलर ने, किसने, हिटलर ने दिया था। इसका आंसर हिटलर हो जाएगा। और ये हिटलर का कौन थे पता है, हिटलर जर्मनी के थे। कहाँ के, जर्मनी के। तो ये याद रख लीजिएगा, हिटलर जर्मनी के थे और ये जर्मनी के किसी चीज़ के नेता थे। आप बताइए किसका नेता था जर्मनी के। तो जर्मनी के नाजी पार्टी के नेता थे, किसके, नाजी पार्टी, यहाँ पे लिख दिए हैं नाजी पार्टी। तो जर्मनी के नाजी पार्टी के नेता कौन थे, हिटलर। कौन थे, हिटलर। ठीक, तो याद रखिएगा, जिसने कि एक नारा दिया था, नारा का नाम था एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता। तो देखिए 17 नंबर प्रश्न कहता है कि किस संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई। यानी कौन सा संधि के द्वारा, कौन सी संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्तें जो था उस पर थोप दी गई। तो किस संधि के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्साई की संधि। कहाँ पे, यहाँ पे है, वर्साई की संधि के द्वारा। क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध 1900 कब हुआ, 1914 में हुआ। 1914 से 1918 तक चला। तो 1919 में यह संधि हुआ है। कौन संधि, वर्साई की संधि। तो वर्साई की संधि कब हुई, 1919 में। यानी कि वर्साई की संधि, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि पर जर्मनी ने, यानी वर्साई की संधि पर वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें क्या कर दी गई, थोप दी गई। लेकिन ये जो शर्त था 1935, 1936, यानी 1935-36 के समय वर्साई की संधि पे जो जितना भी इनके अनुसार जो इस संधि के द्वारा जितना भी शर्तें लगाई गई थी सबको क्या कर दिया, सबको क्या कर दिया, भंग कर दिया। क्या कर दिया, भंग कर दिया। किसने कर दिया, हिटलर ने। यानी कि हिटलर ने वर्साई की संधि पर जितना भी मतलब शर्तें थोप करके रखी थी सारे 1935-36 में क्या हो गया, क्या कर दिया, भंग कर दिया, ख़त्म कर दिया। तब से जा कर के भंग करने के बाद क्या हुआ, तो यही कारण बन गया द्वितीय विश्व युद्ध होने का। तब जा कर के द्वितीय विश्व युद्ध भी स्टार्ट 1939 में हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप समझ में आ गया होगा प्रश्न, नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, फिर से रिपीट कर देंगे। चलिए 18 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। यानी इनमें से क्या है ऑप्शन में से जिसको विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। तो इसमें से विकसित होने में लगभग जो 1 वर्ष लग जाता है वो क्या है, तो बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा, देखिए चावल को विकसित होने में 1 वर्ष नहीं लगता है। ये मक्का भी है और बाजरा, इसमें से ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन इसका मैच नहीं कर रहा है। इसका आंसर जो होगा गन्ना होता है। क्या होता है, गन्ना जो है जिसको केतारी भी कहते हैं, तो गन्ना जो है उसको विकसित होने में 1 वर्ष लग जाता है। कितना, 1 साल लग जाता है। किसको, गन्ना। तो इसका आंसर गन्ना हो जाएगा। क्योंकि गन्ना जो है ये उष्णकटिबंधीय, ये जो फसल होता है ये होता है उष्णकटिबंधीय, कटिबंधीय, यानी कि उष्णकटिबंधीय फसल होता है। कौन, गन्ना। उष्णकटिबंधीय फसल होते हैं गन्ना, इसलिए इसका जो तापमान होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, कितना, 27 डिग्री सेल्सियस तक रहनी चाहिए। तभी जा कर के ये गन्ना क्या होते हैं, मतलब होता है इतना तापमान पे। और 100 डिग्री से 200 सेंटीमीटर, डिग्री नहीं 100, इसको ख़त्म कर देते हैं, यानी कि 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा भी होनी चाहिए। वार्षिक वर्षा भी होनी चाहिए, यानी वर्ष में इतना वर्षा होना चाहिए 1 साल में।
इतना 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य अगर जो वर्षा होगा तभी गन्ना होता है। उसके बाद है कि गन्ना उत्पादन में भारत कौन सा स्थान पे है, ये भी आप जान लीजिए। तो गन्ना उत्पादन करने में भारत जो है ये दूसरा स्थान पे है। कौन से स्थान पे है? गन्ना उत्पादन करने में भारत का ब्राज़ील के बाद द्वितीय स्थान है। यानी कि पहला स्थान पे क्या है? ब्राज़ील है। कौन सा है? ब्राज़ील जो है ये पहला स्थान पे है और द्वितीय स्थान पे है कौन? भारत। भारत कौन स्थान पे है? दूसरा स्थान पे। कौन से स्थान पे है? दूसरा स्थान पे भारत। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या कहता है? 19 नंबर प्रश्न है कि रेशम मार्ग था ये कहाँ से आरंभ होता है, यानी कहाँ से शुरू होता है? तो रेशम मार्ग शुरू होता था चीन से। कहाँ से? चीन से शुरू होता था। चीन के हनोई से बताए थे हम। यानी कि रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता है? चीन से होता है। तो याद रखिएगा रेशम मार्ग चीन से आरंभ होता है। यह मार्ग व्यापारिक था। कैसा था? व्यापार करने के लिए, यानी वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के प्राचीन क्षेत्रों में एक दूसरे से मतलब मार्ग को क्या करता था? जोड़ता था एक दूसरे मार्ग को। और यह मार्ग जो था भारत से होते हुए, यानी ये मार्ग जो था चीन से भारत आता था। चीन से कहाँ आते थे? भारत से कहाँ आते थे? मेसोपोटामिया की सभ्यता, वहाँ भी आते थे। मेसोपोटामिया होते हुए अफ्रीका आता था। कहाँ आता था? अफ्रीका होते हुए कहाँ आते थे? ग्रीस आते थे। कहाँ? ग्रीस। तो ग्रीस होते हुए कहाँ आते थे? रोम आते थे। कहाँ आते थे? रोम के बाद कहाँ आते थे? ब्रिटेन। कहाँ आते थे? ब्रिटेन। तो इतना मतलब ये मार्ग जो क्या था? व्यापार के लिए फैला हुआ था, प्रसिद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 20 नंबर प्रश्न है आपका। 20 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है, यानी चीनी उत्पादन करने में आगे कौन सा राज्य है? तो देखिए चीनी उत्पादन करने में जो अग्रणीय राज्य होगा वो होगा यूपी। कौन होगा? यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। यहाँ पे उत्तर प्रदेश बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा कहा जाता है किसको? उत्तर प्रदेश को। इसीलिए उत्तर प्रदेश जो है चीनी उत्पादन करने में आगे हैं, क्योंकि अकेला ही उत्तर प्रदेश ने 45% पूरा भारत में से 45% गन्ना उत्पादन कर लेता है। कौन? उत्तर प्रदेश। इसीलिए चीनी भी उत्पादन कहाँ होगा? ज़्यादा, क्योंकि चीनी गन्ना से बनता है तो उत्तर प्रदेश हो गया। अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में यहाँ पे नहीं रहता तब आंसर होता है इसका महाराष्ट्र। क्या होता है? महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में भी गन्ना उत्पादन होता है। पर यह महाराष्ट्र दक्षिण भारत का राज्य है। दक्षिण भारत में गन्ना उत्पादन कहाँ होता है पूछता तो महाराष्ट्र होता। आपसे चीनी उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा ये पूछा तो उत्तर प्रदेश मानेंगे, क्योंकि ज़्यादा आंसर क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। आपसे दक्षिण नहीं लगाया है, दक्षिण आंसर लगाएगा तभी महाराष्ट्र होगा, और वो भी उत्तर प्रदेश के इतना महाराष्ट्र में उत्पादन गन्ना नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। तो आज का जो 20 प्रश्न था पूरा हो चुका है। आज का कोटा फुल है। जय हिंद, जय भारत।